संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में। लीलाताई चिताले जी, देवजी तोफा जी, अनिल जैहिंद जी, डॉक्टर चौधरी जी, एडवोकेट असीम सरोटे जी, नगेश चौधरी जी, श्री फिरदौस मिश्रा जी, अशोक राय भाटवकर जी, उमेश कोरम जी और सिविल सोसाइटी के हमारे सारे के सारे मेंबर्स, आपका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। ऐसे अब हम 3-4 सम्मेलन कर चुके हैं। आपने आज डिस्कशन किया होगा, आपने अपने विचार रखे होंगे। अच्छा डिस्कशन होता है, एक प्रकार से क्लैरिटी और डायरेक्शन मिलती है। अभी आपने अंबेडकर जी और गांधी जी की बात की और हर सम्मेलन में अंबेडकर जी की बात होती है, गांधी जी की बात होती है, शिवाजी महाराज, महात्मा फूले जी, सावित्री फूले जी, संत तुकाराम जी, बहुत सारे नाम हैं, साहू महाराज जी, बिरसा मुंडा जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, उसमें बुद्ध भगवान का नाम जोड़ा जाता है, बसवना, नारायण गुरु। हर प्रदेश में आपको ऐसे 2-3 नाम मिलेंगे। और फिर उनकी याद करते हैं हम। गांधी जी अमर रहें, अंबेडकर जी अमर रहें, हाथ जोड़ते हैं उनके सामने, माला लगती है। मगर सच्चाई है कि जब हम अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं, तो हम एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। क्योंकि अगर हम अंबेडकर जी की बात करें तो अंबेडकर जी ठीक है एक फॉर्म थे, एक शरीर थे, मगर अंबेडकर जी के मुंह से सिर्फ उनकी आवाज नहीं निकलती थी। जब अंबेडकर जी बोलते थे तो करोड़ों लोगों की आवाज, करोड़ों लोगों की आवाज उनके मुंह से निकलती थी। अगर सिर्फ अंबेडकर जी की आवाज निकलती तो हम उनका याद नहीं करते। हम उनका याद इसलिए करते हैं क्योंकि जब अंबेडकर जी बोलते थे तो दूसरों का जो दुख था, दूसरों का जो दर्द था, वो उनके मुंह से निकलता था। मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, चाहे एनालिसिस ऑफ सेल्फ हो, चाहे एनालिसिस ऑफ कास्ट हो, बुद्धिज्म पे,
काफी पढ़ा है, और जब आप अंबेडकर जी को पढ़ेंगे तो दिखता है कि यह व्यक्ति अपनी बात नहीं कर रहा है, यह व्यक्ति दूसरों की बात कर रहा है। और इस व्यक्ति के अंदर, जो हर नेता के अंदर लड़ाई होती है, नेता के अंदर क्या लड़ाई होती है? नेता के अंदर मुझ में है, सब में है, मैं क्या चाहता हूं और जनता क्या चाहती है, इसके बीच में टेंशन होती है। अंबेडकर जी जैसे, गांधी जी जैसे लोग अपनी आवाज को बंद कर देते हैं और उनके मुंह से अपना दुख, अपना दर्द नहीं निकलता है। उनके मुंह से दूसरों का दर्द, दूसरों का दुख, दूसरे की आवाज निकलती है। तो जब हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमने, हिंदुस्तान ने, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं, सिर्फ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, हिंदुस्तान ने जब अंबेडकर जी से कहा कि अंबेडकर जी आप इस संविधान को बनाइए, कोऑर्डिनेट कीजिए, तो देश उनसे कह रहा था कि हम चाहते हैं कि इस संविधान में, जो इस देश में करोड़ों दलित हैं, जो उनका दर्द है, जो रोज उनको सहना पड़ता है, जो उनका दुख है, वो दुख, वो आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में गूंजनी चाहिए। और वो काम अंबेडकर जी ने किया। अब लोग कहते हैं कि अंबेडकर जी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन आजादी के एकदम बाद बनाया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन में फूले जी की आवाज नहीं है? इसमें बुद्ध भगवान की आवाज नहीं है? बसवना, फूले जी, सावित्री फूले जी, इन सब की आवाज नहीं है? तो ये जो है, जिसकी आज हम रक्षा कर रहे हैं, ये हजारों साल पुरानी किताब है। इसके अंदर जो सोच है, ये एक, हम कह सकते हैं कि ये मॉडर्न वर्जन है, 20th सेंचुरी का वर्जन है, मगर इसमें जो सोच है वो हजारों साल पुरानी है। जो इसमें कहा जा रहा है, वही बुद्ध भगवान ने कहा, वही अशोक ने कहा, वही इन सब महापुरुषों ने कहा, वही अंबेडकर जी ने कहा, वही गांधी जी ने कहा। और इसके पीछे हिंदुस्तान का एक विजन है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीने का तरीका है, मरने का तरीका है, कि अगर हम जिएंगे, देश में जिएंगे, तो एक दूसरे का आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और जितनी जगह हम चाहते हैं उतनी ही जगह हम दूसरे को देने के लिए तैयार होंगे। इसमें कहीं नहीं लिखा कि एक व्यक्ति
हिंदुस्तान की पूरा धन, हिंदुस्तान की पूरी शक्ति, हिंदुस्तान का भविष्य छीन सकता है। इसमें लिखा है कि समानता होनी चाहिए, वन मैन वन वोट होना चाहिए, सबका आदर होना चाहिए, हर धर्म का आदर होना चाहिए, हर जात का, हर प्रदेश का, हर भाषा का आदर होना चाहिए। तो जब आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, सरकार के अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, इलेक्शन कमीशन बनता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ये नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता। राजाओं महाराजाओं के पास इलेक्शन कमीशन नहीं होता था। तो इससे हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, आईआईटी, आईआईएम, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम, यह सब निकलता है। पब्लिक अस्पताल यहां से आते हैं। इसको आप मिटा दीजिए, आपको एक पब्लिक अस्पताल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक स्कूल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक कॉलेज नहीं मिलेगा, सब गायब हो जाएगा। और आरएसएस एक के बाद एक, आरएसएस इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकती है, डरते हैं। अगर सामने से इसके साथ लड़ गए, वो 5 मिनट में हार जाएंगे। सामने से नहीं आ सकते। वो जानते हैं कि जिस दिन वो सामने से आ गए, उसी दिन कहानी खत्म हो जाएगी। तो छुप के आते हैं, अलग अलग शब्दों के पीछे छुप के आते हैं। विकास, प्रगति, इकोनॉमी, अलग अलग शब्दों के पीछे छुप के आते हैं, मगर लक्ष्य पीछे से इसमें छुरा मारने का है। अच्छा, दम होता तो आगे से आते, दम होता तो कहते भाई आ रहे हैं, और हम भी कहते भैया आ जाओ। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली मुझे 2-3 दिन पहले, अगर गीदड़ किसी जानवर को गला पकड़ के मारता है तो वो शेर नहीं बन जाता है। तो सामने से नहीं आते, पीछे से आते हैं, छुप छुप के आते हैं। शिशु मंदिर के पीछे छुपकर, एकलव्य स्कूल के पीछे छुपकर। सच्चाई है, मैंने अभी देखी, बड़ी सी बिल्डिंग है, हजारों करोड़ की होगी जमीन। ये शिशु मंदिर का पैसा आया कहां से? ये मध्य प्रदेश की सरकार का पैसा है, राजस्थान की सरकार का पैसा है, बाकी प्रदेशों की सरकार का पैसा है, नेशनल हाईवे का पैसा है। उसको आप कह सकते हो विकास का पैसा है, गुजरात मॉडल का पैसा है, अंबानी अदानी का पैसा है। तो बीच में राहुल गांधी की आवाज नहीं, बीच में से एक और आवाज निकली। नहीं, वो दूसरी है, वो दूसरी वाली है। मगर बीच में मैं सुन रहा था। अब मेरा काम जनता की आवाज सुनने का है, तो मैं सुन रहा था
और पहले एक छोटी सी आवाज आई, छोटी सी थी, जाति जनगणना। वो कोने से आई, वो ऐसे मतलब अगर मीटिंग हो, वो 200-300 लोगों ने नहीं कही, वो एक आदमी आया कोने से, कहता है जाति जनगणना। और फिर आस्ते आस्ते वो जाति जनगणना, जाति जनगणना, जाति जनगणना फैलती जा रही है। इसको हमने जाति जनगणना नाम दिया है। जैसे अंबेडकर जी की सोच, बसवना, गांधी जी की सोच को हमने यह नाम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही जाति जनगणना को हमने नाम दिया है। मगर जाति जनगणना का असली मतलब न्याय है। क्योंकि अगर इस देश में 90% लोगों के पास कोई पावर ही नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है, तो उनका क्या मतलब है? आपने कहा, यह शब्द बहुत यूज होता है आजकल, समानता, सॉरी, आदर, रिस्पेक्ट। मेरी सोच है कि बिना पावर की, बिना धन के रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? कोई भूखा मर रहा है, उसकी कोई सुनता नहीं है, 24 घंटा दुखी रहता है, और मैं जाके उस पर माला लगा दूं को, भैया मैं आपकी इज्जत करता हूं, उसका क्या मतलब? उससे अच्छा उसे शक्ति दो, उसके लिए रास्ते खोलो, उसको थोड़ा सा धन दिलवाओ, उसको थोड़ी पावर दो, और फिर आपकी रिस्पेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर वो अपने आप रिस्पेक्ट ले जाएगा, है ना? तो मैं चाहता हूं कि ये जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है, और ये छुपा हुआ है, इसकी झलकें दिखती हैं, हर रोज दिखती हैं। कल मैं रायबरेली में, हमारी एक मीटिंग होती है, एमपीज की मीटिंग होती है, दिशा मीटिंग, उसमें गया। गलती से मैंने कह दिया, भैया ये जो सब अफसर हैं, अपना परिचय कर दीजिए। गलती से कह दिया मैंने। अब परिचय शुरू हुआ, उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे, एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। फिर मैंने पता लगाया, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा, भैया ये इन सब के नाम निकालो और पता लगाओ इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं। झलक दिखी, 80%। एक दो कम्युनिटीज के, बाकी कोई नहीं। झलक दिखी। कभी कभी मैं गंगाराम अस्पताल चला जाता हूं, वहां पे दिखती है। वहां पे मैं ढूंढता हूं, भैया ये कोई दलित डॉक्टर दिख जाए मुझे, एक आदिवासी डॉक्टर दिख जाए मुझे, एक ओबीसी डॉक्टर दिख जाए। कॉर्पोरेट इंडिया में देखता हूं, भैया नाम मिल जाए एक। 500 कंपनियां हैं, 16 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने माफ किया है। 20-25 लोगों का मैं देखता हूं, भैया इनमें से एक मिल जाए दलित, एक आदिवासी यहां मिल जाए।
एक जनरल कास्ट का गरीब मिल जाए, ओबीसी मिल जाए, कोई नहीं मिलता। तो अगर आप देखना चाहते हो सब जगह दिखेगा। जुडिशरी में हाई कोर्ट्स देख लीजिए, बड़े बड़े अफसरों को देखिए, 90% हिंदुस्तान उसमें आपको दिखेगा ही नहीं। और आजकल तो मैं मतलब डेटा का टाइम है, मैं तो निकालता रहता हूं। मेरे पास लिस्ट है, कभी मैं आपको दिखा दूंगा, चौंक जाओगे आप लोग, ये हो क्या रहा है। अदानी जी की कंपनी में मैंने मैनेजमेंट टीम को देखा, कौन लोग हैं ये? उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। 5% लोग हिंदुस्तान को चला रहे हैं। स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, वही 5% को फायदा होता है। पॉलिसी बनती है, उन्हीं 5% का फायदा होता है। 16 लाख करोड़ रुपए उनके माफ हो जाते, कोई चू नहीं बोलता। और मैंने कर्नाटक में कह दिया भैया किसानों का कर्जा माफ होगा, मतलब मीडिया में 24 घंटा 24 घंटा, ये देखो राहुल गांधी किसानों की आदत बिगाड़ रहा है, ये पागल हो गया, ये किसानों की आदत बिगाड़ रहा है। अच्छा भैया, आपने उन 25 लोगों की आदत नहीं बिगाड़ी कि 16 लाख करोड़ रुपए आपने पकड़ा दिए उनको। तो जहां भी कोई 90% की बात करे वो आदत बिगाड़ना है। अलग अलग शब्द यूज होते हैं। किसान अगर अपना बैंक लोन वापस ना दे, उसको लाठी मार के जेल में डाल देते हैं, कहते हैं डिफॉल्टर हो तुम, कहते हैं ना। और अदानी जी 1 लाख करोड़ रुपए वापस ना दे तो उसको क्या कहते हैं? देशभक्त। एक को डिफॉल्टर बना देते हैं और दूसरे को बिजनेसमैन नाम दे देते हैं। वो बेचारा जेल चला जाता है और ये प्राइवेट हवाई जहाज में मतलब विदेश जाता है। और इसको हिंदुस्तान में हम विकास कहते हैं। प्रगति, डेवलपमेंट, विकास, ये शब्द हैं। अरे भाई, किसका विकास, किसकी प्रगति, किसका डेवलपमेंट, ये भी बता दो। तो इसीलिए ये जो छोटी सी आवाज निकली जाति जनगणना ने, इसने मोदी जी की नींद बंद कर दी। नहीं, मेरे वजह से नहीं हुआ भैया, मैंने जो आपको बोला, ये मेरा काम, मैं एम्पलीफायर हूं। मेरा काम एम्पलीफिकेशन है। मेरा काम आपके पास आकर सुनने का है। मेरा काम, जो मेरा लक्ष्य है ना, उसको खत्म करने का, उसको मारने का है। जो मेरे अंदर लक्ष्य है कि भैया मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसको मारने का है। मैं हर रोज सुबह उठकर उसको मारता हूं। और मेरा काम आपकी आवाज, जो हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं, उनकी आवाज सुनने का है। ये मुझ में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये आवाज निकली छोटी सी, पहले कहती है भैया जाति जनगणना, मैंने सुना, फिर थोड़ी फैली, फिर और फैली, और फिर उसके बाद मैं देख रहा था मोदी जी का चेहरा बदलने लग गया। ये क्या हो रहा है? देश की जनता न्याय कैसे मांग रही है? जाति जनगणना से सब कुछ साफ हो जाएगा। हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को, चाहे वो जनरल कास्ट का हो, दलित हो,
आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग का हो, माइनॉरिटी हो, महिला हो, जो भी, सबको पता लग जाएगा कि इस देश में हमारे हाथ में कितनी पावर है, हमारे हाथ में कितना धन है, मतलब हमारा क्या रोल है। और मैं गारंटी देके कह रहा हूं कि जब हम हिंदुस्तान के एसेट्स को देखेंगे, हिंदुस्तान की पूंजी को देखेंगे, उसमें आपको दिखेगा कि वहां पे ना कोई दलित है, ना कोई आदिवासी है, ना कोई पिछड़ा है। और ये जो जाति जनगणना है, ये जैसे मैंने आपसे कहा, ये किताब नहीं है, ये जीने का तरीका है, ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। वैसे ही जाति जनगणना एक डेवलपमेंट का पैराडाइम है, एक डेवलपमेंट का तरीका है। कुछ दिन पहले एक दुनिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, नाम नहीं लूंगा, वो इनइक्वालिटी पे काम करता है। तो मेरी उसके साथ बात हुई, मैंने उससे पूछा, वो प्रेजेंटेशन दिया उसने मुझे, और उसने मुझे कहा, राहुल, हिंदुस्तान दुनिया में सबसे अनइक्वल देशों में है। और फिर मैंने उनसे कहा, भैया आप एक बात बताइए, आपने हिंदुस्तान की एनालिसिस कर दी, आपने प्रेजेंटेशन दे दिया मुझे, मगर इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपने एक बार जात शब्द का प्रयोग नहीं किया। मतलब जो इनइक्वालिटी का सोर्स है, जहां से इनइक्वालिटी निकल रही है, उसकी तो आपने चर्चा ही नहीं की। मेरे एक दो दोस्त हैं, कभी कभी बात हो जाती है, जनरल कास्ट के लोग हैं। तो एक दिन मेरा एक दोस्त कहता है, मुझे तो जात नहीं दिखती। मैंने कहा, तुझे कहां से दिखेगी? जात नहीं है क्योंकि मुझे नहीं दिखती, आपको नहीं दिखेगी वो। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, मगर दलित को नहीं ढूंढनी पड़ेगी। दलित को रोज दिखती है, पिछड़ों को रोज दिखती है, आदिवासियों को रोज दिखती है, महिलाओं को भी दिखती है। तो जाति जनगणना से क्लैरिटी आ जाएगी, नया पैराडाइम बनेगा। और इसीलिए बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, मैं आपको बता रहा हूं, अभी वहां पे डिस्कशन चल रहा है जाति जनगणना के बारे में, बड़ी मीटिंग चल रही है, क्या पोजीशन लें, क्या कहना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, कुछ भी कर लो, जाति जनगणना होने वाला है। आपको जो डिस्कशन करने हैं, मीडिया में जो लिखवाना है लिखवा लो। हिंदुस्तान की जनता ने निर्णय ले लिया है, जाति जनगणना होगा, और ये 50% वाली जो आपने बना रखी है दीवार, इसको तोड़ा जाएगा। तो ये आस्ते आस्ते आवाज बढ़ती जा रही है, इसको रोका नहीं जा सकता। हमारा काम आपका काम एम्प्लीफिकेशन का है, समझाने का है कि देखिए, जाति जनगणना से संविधान बचेगा। अगर जनता को पता लग गया कि उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है, तो वो एकदम इस किताब को पकड़ लेंगे और इसकी ये बच जाएगा। तो आप एम्पलीफायर हो, मैं भी एम्पलीफायर हूं, आप भी एम्पलीफायर हो। हमें देश को बताना है कि गरीबों के साथ, 90% लोगों के साथ इस देश में अन्याय हो रहा है, रोज होता है, और उसके खिलाफ
हम सब लड़ रहे हैं। और पहले 2 कदम जाति जनगणना और 50% की दीवार, यह है। अब मोदी जी कहते हैं, आपने सुना होगा, जब भी मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, मोदी जी कहते हैं, देखिए राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं ना, मैं देश को बता रहा हूं कि 90% लोग इस देश की प्रगति में शामिल ही नहीं है। मैं देश को बता रहा हूं कि कॉर्पोरेट इंडिया में, मीडिया में, जुडिशरी में 90% लोग हैं ही नहीं। 100% करेक्ट। अच्छा, अगर आपको देखना है, अगर आपको आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग देखने हैं, मैं आपको बता दूंगा कहां मिलेंगे। जेल में, मनरेगा की लाइन में, मैन्युअल लेबर में। ये जो सड़कें बनती हैं, ये जो इमारतें बनती हैं, ये जो इमारत बनी है, ये 90% ने बनाई है। ये जो है ये 90% ने बनाया है। मगर इसका फायदा उसको नहीं मिला, इस इमारत का फायदा उसको नहीं मिला। बस तो यही सवाल है, यही सवाल मैं उठा रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मजे आ रहे हैं मुझे। जहां भी जाता हूं मैं, मतलब खुशी से जाता हूं, आप जैसे लोगों से मिलता हूं। थिंकिंग एक ही है, आप मुझे समझते हो, मैं आपको समझता हूं। मतलब मैंने इतना लंबा भाषण दे दिया, मैं आपको कह रहा हूं, अगर मैं यहां आके 2 मिनट बोल देता, आप समझ जाते। जो मैंने आधे घंटे में बोला है, आप 5 सेकंड में समझ जाओगे। सही पकड़े, आपकी नियत, मेरी नियत साफ है। तो एक टीम जैसे काम करना है और पहला लक्ष्य है जाति जनगणना और 50% वाली दीवार। जय संविधान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा अमन कांबले जी से, वो आए और धन्यवाद भाषण रखें। 2 मिनट रुकिए सर।